दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो आज टॉप पर हैं, जिनकी लाइफ देखकर आपका दिल जलता है, जिनकी सक्सेस देखकर आप सोचते हैं, काश मेरे पास भी इतना टैलेंट होता। क्या सच में वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड थे या उनके पास कुछ और था, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन हर बड़ी जीत के पीछे छुपा होता है। एक स्टडी में एंजेला डकवर्थ ने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के हजारों कैडेट्स पर रिसर्च किया। वो कैडेट्स जो फिजिकली फिट थे, मेंटली शार्प थे, आईक्यू में टॉप थे, लेकिन ट्रेनिंग के पहले ही हफ्ते में सैकड़ों लोगों ने छोड़ दिया। और जो रुके वो सबसे टैलेंटेड नहीं थे, वो सबसे पैशनेट और परसिस्टेंट थे। बस यही एक फर्क था, और यही फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। GR-IT, यह सिर्फ एक वर्ड नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल फोर्स है जो ऑर्डिनरी इंसानों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। एंजेला डकवर्थ, जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं और मैकआर्थर जीनियस ग्रांट विनर हैं, उन्होंने साल की रिसर्च के बाद यह प्रूव किया कि टैलेंट एक मिथ है। जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं, जो गिरकर उठते हैं, जो पैशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं, वही जीतते हैं हमेशा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान अपने अंदर GR-IT डेवलप कर सकता है, कैसे पैशन को आइडेंटिफाई करें, कैसे डिलिबरेट प्रैक्टिस आपको दूसरों से माइल्स आगे ले जाती है, कैसे पर्पस आपको उन दिनों भी जिंदा रखता है जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, और कैसे आपका एनवायरनमेंट आपके अंदर की स्ट्रेंथ को साइलेंटली शेप करता है। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह आपकी जिंदगी को देखने का एक नया तरीका है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला मोमेंट आपकी सोच को एक नए लेवल पर ले जाएगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज, पावरफुल माइंडसेट वीडियोस और डीप साइकोलॉजिकल लेसन्स जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दें, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आई हैव ग्रिट, और बुकपीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सीक्रेट 1, हाउ पैशन डिटर्मिन्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। 1994 का साल था। मोजार्ट को दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल जीनियस माना जाता था। लोग कहते थे कि उन्हें यह गिफ्ट भगवान ने दी है, कि वो पैदाइशी टैलेंटेड थे, कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब रिसर्चर माइकल हाउ ने मोजार्ट की चाइल्डहुड को डीपली स्टडी किया, तो जो सच सामने आया वो पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। मोजार्ट ने अपनी लाइफ के पहले 18 साल सिर्फ प्रैक्टिस में लगाए थे। उनके पिता एक स्ट्रिक्ट म्यूजिक टीचर थे, जिन्होंने बचपन से ही उन्हें घंटों प्रैक्टिस करवाई। टैलेंट नहीं, ऑब्सेशन था वो, पैशन था वो। और यही वो सच्चाई है जो दुनिया आपसे छुपाती है। हम टैलेंट को वर्शिप करते हैं, लेकिन पैशन की साइलेंट पावर को समझ ही नहीं पाते। दुनिया आपको शुरुआत में क्लैप नहीं देती। शुरुआत में दुनिया सिर्फ जज करती है। जब आप किसी ड्रीम के पीछे बार बार गिरकर भी भागते रहते हो, लोग आपको स्टूपिड समझते हैं। लेकिन हिस्ट्री गवाह है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग पैदा नहीं होते, वो खुद को बार बार झलकर बनते हैं। एंजेला डकवर्थ ने अपनी रिसर्च में एक बात बार बार नोटिस की, जो लोग सबसे ऊपर पहुंचते हैं वो नेसेसरीली सबसे टैलेंटेड नहीं होते, वो सबसे पैशनेट होते हैं। पैशन एक इमोशन नहीं है जो एक दिन अचानक जाग जाए। ये एक डायरेक्शन है, एक कमिटमेंट है, एक ऐसी इंटरनल फायर है जो बाहर से नहीं जलाई जाती, बल्कि अंदर से धीरे धीरे डेवलप होती है। और यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। सोचिए उस इंसान के बारे में जो रोज सुबह उठता है और उसे एग्जैक्टली पता होता है कि उसे क्या करना है, क्यों करना है, और वो किस चीज के लिए जी रहा है। उसे कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं चाहिए, उसे कोई पुश नहीं चाहिए, वो खुद एक फोर्स है। यही पैशन का असली रूप है। और साइंस कहता है कि यह फोर्स किसी के DNA में नहीं होती, यह बिल्ड होती है। एक फैक्ट जो आपको चौंका देगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि जो स्टूडेंट्स अपने काम में जेन्युइन इंटरेस्ट रखते थे, वो उन स्टूडेंट्स से 3 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव थे जो सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए काम करते थे। 3 गुना, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने काम से प्यार था। पैशन परफॉर्मेंस को इस लेवल पर बूस्ट करता है जो कोई भी शॉर्टकट नहीं कर सकता। लेकिन यहां एक डेंजरस ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि पैशन एक दिन अचानक मिल जाएगा,
कि एक मॉर्निंग वो उठेंगे और उन्हें अपनी कॉलिंग का पता चल जाएगा। यह सबसे बड़ा झूठ है। एंजेला डकवर्थ क्लियरली कहती हैं, पैशन डिस्कवर नहीं होता, पैशन डेवलप होता है। यह उन चीजों से ग्रो होता है जिन्हें आप ट्राई करते हैं, जिनमें आप फेल होते हैं, जिन्हें आप फिर भी नहीं छोड़ते। और अब सवाल यह है कि पैशन काफी है क्या? क्या सिर्फ किसी चीज से प्यार करना आपको उसमें ग्रेट बना देता है? नहीं, क्योंकि पैशन के बिना प्रैक्टिस अधूरी है, लेकिन प्रैक्टिस के बिना पैशन सिर्फ एक ड्रीम है। और जो लोग सच में टॉप पर पहुंचते हैं वो एक ऐसी स्पेसिफिक तरह की प्रैक्टिस करते हैं जिसके बारे में 99% लोगों को पता ही नहीं है। वो प्रैक्टिस जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है, जो अनकंफर्टेबल होती है, जो दर्द देती है, लेकिन जो आपको वहां ले जाती है जहां टैलेंट कभी नहीं पहुंचा सकता। सीक्रेट 2, व्हाई डेली डिलिबरेट प्रैक्टिस बीट्स नेचुरल टैलेंट। एवरी टाइम एक एक्सपेरिमेंट हुआ। बर्लिन की एकेडमी ऑफ म्यूजिक में रिसर्चर्स ने वायलिन स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप में वो स्टूडेंट्स थे जो वर्ल्ड क्लास सोलोइस्ट्स बनने की राह पर थे, दूसरे ग्रुप में वो जो सिंपली गुड थे, और तीसरे ग्रुप में वो जो कभी प्रोफेशनल नहीं बन सकते थे। रिसर्चर्स ने एक सिंपल सवाल पूछा, इन तीनों ग्रुप्स में क्या फर्क है? आईक्यू? नहीं। फैमिली बैकग्राउंड? नहीं। नेचुरल टैलेंट? बिल्कुल नहीं। फर्क था सिर्फ एक चीज में, प्रैक्टिस के घंटों में। जो स्टूडेंट्स टॉप पर थे उन्होंने अपनी लाइफ में एवरेज 10,000 घंटे प्रैक्टिस की थी, और जो पीछे थे उनकी प्रैक्टिस 4,000 घंटे से भी कम थी। यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ था। लेकिन रुकिए, यहां एक ट्विस्ट है। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, डिलिबरेट प्रैक्टिस, ये 2 शब्द पूरी दुनिया बदल देते हैं। आप रोज जिम जाते हैं, लेकिन क्या आप रियली ग्रो कर रहे हैं? आप रोज काम करते हैं, लेकिन क्या आप एक्चुअली बेटर हो रहे हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिलिबरेट प्रैक्टिस नहीं। और यही वो लाइन है जो एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच खींची होती है। साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन, जिनकी रिसर्च पर एंजेला डकवर्थ की पूरी थ्योरी टिकी है, उन्होंने डिस्कवर किया कि डिलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है उस स्पेसिफिक वीकनेस पर काम करना जो आपको अनकंफर्टेबल बनाती है। वो एरिया जहां आप बार बार फेल होते हैं, वो मोमेंट जब आपका मन कहता है बस आज इतना काफी है। ठीक उसी मोमेंट में डिलिबरेट प्रैक्टिस शुरू होती है, जब आप रुकना चाहते हैं और फिर भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं। रिसर्च कहती है कि एक एवरेज पर्सन अपनी डेली प्रैक्टिस का 80% उन्हीं चीजों में लगाता है जो वो पहले से अच्छे से जानता है। वो कंफर्टेबल जोन में रहता है, वो वही करता है जो इजी लगता है, और इसीलिए वो सालों बाद भी उसी जगह खड़ा होता है जहां से उसने शुरू किया था। ग्रोथ वहां नहीं होती जहां सब कुछ आसान हो। ग्रोथ होती है उस एज पर जहां आप स्ट्रेच होते हैं, जहां आप तकलीफ महसूस करते हैं, जहां फेलियर एक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि एक सर्टेनिटी होती है। सेरेना विलियम्स को देखिए, वो दुनिया की सबसे डोमिनेंट टेनिस प्लेयर रही हैं, लेकिन उनकी कोच कहती थी कि सेरेना अपनी प्रैक्टिस के दौरान स्पेसिफिकली उन शॉट्स को बार बार रिपीट करती थीं जो उनकी वीकनेस थे। वो उन्हीं सिचुएशंस को डिलिबरेटली क्रिएट करती थीं जो मैच में उन्हें ट्रबल देती थीं, और वो तब तक नहीं रुकती थीं जब तक वो वीकनेस एक स्ट्रेंथ में नहीं बदल जाती थी। यही उनका सीक्रेट था, टैलेंट नहीं, टारगेटेड, पेनफुल, डिलिबरेट प्रैक्टिस। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, डिलिबरेट प्रैक्टिस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, यह मेंटल होती है। इसमें फोकस चाहिए, इसमें एक क्लियर गोल चाहिए, इसमें इमीडिएट फीडबैक चाहिए। मतलब आपको हर प्रैक्टिस सेशन के बाद यह पता होना चाहिए कि आप कहां थे, आप कहां हैं, और आपको अगली बार क्या डिफरेंटली करना है। बिना फीडबैक के प्रैक्टिस सिर्फ रेपिटेशन है, और रेपिटेशन ग्रेटनेस नहीं बनाती, रिफ्लेक्शन बनाती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्हें आज दुनिया एक जीनियस की तरह याद करती है, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि वो अपनी हर राइटिंग को पढ़ते थे, उसे बंद करते थे, फिर से लिखते थे और ओरिजिनल से कंपेयर करते थे, बार बार, जब तक वो बेहतर नहीं हो जाते। यह डिलिबरेट प्रैक्टिस का सबसे प्योर फॉर्म था। एक फाउंडिंग फादर जो खुद को रोज चैलेंज करता था, खुद को रोज जज करता था,
और रोज थोड़ा और ग्रो करता था। अब एक सवाल आपसे, क्या आपकी डेली प्रैक्टिस में कोई डिस्कम्फर्ट है? क्या कोई ऐसा मोमेंट है जब आप खुद से पूछते हैं कि यह मुश्किल क्यों है? अगर नहीं, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। और टाइम पास करने वाले लोग हिस्ट्री नहीं बनाते। लेकिन यहां एक और सच्चाई है जो शायद आपने अभी तक मिस की है। पैशन है, डिलिबरेट प्रैक्टिस है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो इन दोनों के बावजूद एक दिन सब कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास वो एक चीज नहीं होती जो इंसान को उसके सबसे डार्क दिनों में भी जिंदा रखती है। वो चीज जो हर तूफान में आपकी एंकर बनती है। वो चीज जिसके बिना पैशन भी फेड हो जाता है और प्रैक्टिस भी बेकार लगने लगती है। और वो चीज क्या है, ये जानने के लिए आगे बने रहिए। सीक्रेट 3, हाउ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस कीप्स हाई अचीवर्स गोइंग। 1944 का साल था। वर्ल्ड वॉर 2 अपने सबसे ब्रूटल फेज में था। नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लाखों लोग थे जो हर दिन डेथ को आंखों के सामने देखते थे। भूख थी, दर्द था, अंधेरा था। उन्हीं कैंप्स में एक साइकेट्रिस्ट था, विक्टर फ्रैंकल। उसने नोटिस किया कि जो लोग सबसे पहले टूट जाते थे वो फिजिकली वीक नहीं थे। वो लोग थे जिनके पास जीने का कोई रीजन नहीं था। और जो लोग उस नरक में भी सरवाइव करते थे उनके पास एक चीज थी, एक पर्पस, एक रीजन, एक क्यों। विक्टर फ्रैंकल ने बाद में लिखा, जिसके पास जीने का एक क्यों होता है वो किसी भी कैसे को सह सकता है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे गहरी सच्चाई है। आपने पैशन के बारे में जाना, आपने डिलिबरेट प्रैक्टिस के बारे में जाना, लेकिन एक सवाल है जो अभी तक अनसुना रहा। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हों, जब लोग हंस रहे हों, जब अकेलापन इतना भारी हो कि सांस लेना मुश्किल लगे, तब क्या आपको आगे धकेलता है? पैशन उस वक्त कहां होता है? प्रैक्टिस उस वक्त कहां होती है? वहां सिर्फ एक चीज होती है, पर्पस। और जिसके पास यह नहीं है वो एक दिन जरूर रुक जाता है। एंजेला डकवर्थ ने अपनी रिसर्च में हजारों हाई अचीवर्स से एक कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व किया, चाहे वो एथलीट्स हों, आर्टिस्ट्स हों, साइंटिस्ट्स हों या एंटरप्रेन्योर्स। उन सभी के जीवन में एक मोमेंट आया था जब उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन जो उन्हें उस मोमेंट से बाहर निकाला वो उनका टैलेंट नहीं था, उनकी प्रैक्टिस नहीं थी। वो था एक डीप सेंस ऑफ पर्पस, एक बिलीफ कि जो वो कर रहे हैं वो सिर्फ उनके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है, किसी बड़े कॉज के लिए है। यहां एक फैक्ट है जो साइंस ने प्रूव किया है। येल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों के पास एक क्लियर सेंस ऑफ पर्पस था उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उन लोगों से 7 साल ज्यादा थी जिनके पास पर्पस नहीं था। 7 साल। पर्पस सिर्फ आपकी सक्सेस नहीं बढ़ाता, यह लिटरली आपकी जिंदगी बढ़ाता है। यह आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और आपके ब्रेन को एक डायरेक्शन देता है जिससे वो हर ऑब्स्टिकल को थ्रेट की जगह चैलेंज की तरह देखता है। लेकिन पर्पस और पैशन में फर्क समझना जरूरी है। पैशन वो है जो आपको एक्साइटेड करता है, पर्पस वो है जो आपको मीनिंगफुल बनाता है। पैशन मुझे यह अच्छा लगता है से शुरू होता है, पर्पस यह किसी और की जिंदगी बदल सकता है से शुरू होता है। और एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि ट्रूली ग्रिटी लोग वो होते हैं जिनका पैशन इवेंचुअली एक पर्पस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब आपका काम सिर्फ आपका नहीं रहता, जब उसमें किसी और की जिंदगी जुड़ जाती है, तब उसे छोड़ना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। स्टीव जॉब्स को दुनिया एक विजनरी की तरह जानती है, लेकिन 1985 में उन्हें उसी कंपनी से निकाल दिया गया था जो उन्होंने खुद बनाई थी, एप्पल से। उस मोमेंट में कोई भी टूट जाता, लेकिन जॉब्स ने बाद में कहा, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एप्पल से प्यार नहीं करता था, मैं उस आइडिया से प्यार करता था जो एप्पल रिप्रेजेंट करता था। टेक्नोलॉजी को इतना ह्यूमन बनाना कि हर ऑर्डिनरी इंसान उसे यूज कर सके, यही उनका पर्पस था। और इसी पर्पस ने उन्हें वापस उठाया, नेक्स्ट बनाया, पिक्सार बनाया और फिर एप्पल को वापस लेकर हिस्ट्री बनाई। पर्पस ने एक ब्रोकन इंसान को लेजेंड बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे, मेरा पर्पस क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा? एंजेला डकवर्थ का जवाब है, पर्पस एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन इसे ढूंढने का एक तरीका है। खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला,
मेरा काम किसी और की जिंदगी को कैसे अफेक्ट करता है। दूसरा, अगर मैं यह नहीं करूंगा तो किसे नुकसान होगा। तीसरा, 10 साल बाद मैं किस चीज के लिए याद किया जाना चाहता हूं। इन 3 सवालों के जवाब में आपका पर्पस छुपा हुआ है, और जिस दिन आपको यह मिल गया उस दिन से आपकी जिंदगी का टेक्सचर बदल जाएगा। रोज का स्ट्रगल अलग फील होगा, थकान का मतलब बदल जाएगा, फेलियर एक एंडिंग की जगह एक लेसन बन जाएगी, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, आप किसी बड़े कॉज के लिए लड़ रहे हैं। सीक्रेट 4, द साइकोलॉजी ऑफ होप, व्हाई ग्रिटी पीपल नेवर गिव अप आफ्टर फेलियर। 2009 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। रिसर्चर्स ने 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स को एक इम्पॉसिबल मैथ प्रॉब्लम दिया, एक ऐसा प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना एक्चुअली पॉसिबल नहीं था। पहले ग्रुप के स्टूडेंट्स ने कुछ देर ट्राई किया, फिर हार मान ली। उन्होंने सोचा, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मुझसे यह नहीं होगा। लेकिन दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स अलग थे। वो बार बार ट्राई करते रहे, वो नए अप्रोचेस ढूंढते रहे, वो फ्रस्ट्रेटेड हुए, लेकिन उन्होंने खुद से कभी नहीं कहा कि मैं फेल हो गया। उन्होंने कहा, मैंने अभी तक सही तरीका नहीं ढूंढा। और यही एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट, यही एक सेंटेंस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और सबसे एवरेज लोगों के बीच का असली फर्क है। यह होप है, लेकिन वो होप नहीं जो आप सोच रहे हैं। ज्यादातर लोग होप को एक पैसिव फीलिंग की तरह ट्रीट करते हैं। उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद है कि कोई मिरेकल होगा, उम्मीद है कि किस्मत पलटेगी। यह होप नहीं है, यह एस्केपिज्म है। एंजेला डकवर्थ जिस होप की बात करती हैं वो कंप्लीटली अलग है। यह एक एक्टिव, एग्रेसिव साइकोलॉजिकल फोर्स है। यह एक बिलीफ है कि मेरी सिचुएशन मेरी एक्शंस से चेंज हो सकती है। यह एक कन्विक्शन है कि मैं अभी भले ही फेल हुआ हूं, लेकिन मैं इससे सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं और मैं वापस आ सकता हूं। साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमन ने इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस का ऑपोजिट कहा। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि जब लोग बार बार फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं और उन्हें लगता है कि उनका कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो मेंटली शट डाउन हो जाते हैं, वो कोशिश करना बंद कर देते हैं। यहां तक कि जब सिचुएशन एक्चुअली बदल जाती है और सक्सेस पॉसिबल होती है, तब भी वो ट्राई नहीं करते, क्योंकि उनका ब्रेन हेल्पलेसनेस को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना चुका होता है। यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थियरी नहीं है, यह करोड़ों लोगों की रियल जिंदगी की सच्चाई है। एक फैक्ट जो आपको रोक देगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि फेलियर के बाद जो लोग खुद को मैं फेल हुआ की जगह यह अटेम्प्ट फेल हुई कहते हैं, वो अगली बार 40% ज्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं। सिर्फ एक वर्ड का फर्क, मैं और यह अटेम्प्ट। जब आप फेलियर को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ते हैं तो आप खुद को परमानेंटली लेबल कर देते हैं। लेकिन जब आप फेलियर को एक इवेंट की तरह देखते हैं, एक टेम्पोरेरी मोमेंट की तरह, तो आपका ब्रेन उससे सीखता है और आगे बढ़ता है। माइकल जॉर्डन को याद करिए, वो आदमी जिसे बास्केटबॉल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें हाई स्कूल की वार्सिटी बास्केटबॉल टीम से कट किया गया था? उनके कोच ने कहा था कि वो काफी टैलेंटेड नहीं है। उस दिन जॉर्डन घर गए, अपने रूम में बंद हो गए और रोए। लेकिन उन्होंने कुछ और भी किया। उन्होंने डिसाइड किया कि यह फेलियर उनकी स्टोरी का एंड नहीं होगी। अगले दिन से उन्होंने अकेले प्रैक्टिस शुरू की, घंटों, हर दिन। वो रिजेक्शन उनकी सबसे बड़ी फ्यूल बन गई और बाकी हिस्ट्री है। यह होप का वो रूप है जिसकी एंजेला डकवर्थ बात करती हैं। वो होप जो डार्कनेस में भी एक डायरेक्शन देती है। वो होप जो कहती है, अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। लेकिन इस होप को डेवलप कैसे करें? क्योंकि यह भी, जैसे पैशन और पर्पस, कोई गिफ्ट नहीं है। यह एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बनती है। पहला तरीका है अपनी सेल्फ टॉक को कॉन्शियसली चेंज करना। जब आप फेल होते हैं, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक स्टोरी बनाता है। मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, यह मेरे बस की बात नहीं। आपको उस मोमेंट को कैच करना है और उस स्टोरी को रीराइट करना है। यह कठिन है, लेकिन मैं सीख रहा हूं। यह फेलियर मुझे कुछ बता रही है, मैं अभी प्रोसेस में हूं। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह न्यूरोलॉजिकल रिवायरिंग है। हर बार जब आप अपनी सेल्फ टॉक बदलते हैं, आपका ब्रेन लिटरली नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। दूसरा तरीका है अपने पास्ट को एक एविडेंस की तरह यूज करना। जब सब कुछ डार्क लगे,
तब पीछे मुड़कर देखिए। उन मोमेंट्स को याद करिए जब आपने सोचा था कि यह इम्पॉसिबल है, लेकिन आप फिर भी निकल आए। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स होते हैं। वो मोमेंट्स आपके सबसे पावरफुल वेपन्स हैं। वो आपको याद दिलाते हैं कि आप पहले भी सरवाइव किए हैं और आप अब भी करेंगे। सीक्रेट 5, हाउ योर एनवायरनमेंट एंड कल्चर साइलेंटली शेप योर ग्रिट लेवल। 1990 के दशक में फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे बॉटम पर थी। रिजल्ट्स खराब थे, स्टूडेंट्स मोटिवेटेड नहीं थे, टीचर्स फ्रस्ट्रेटेड थे। लेकिन आज, सिर्फ 3 दशक बाद, फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम दुनिया में नंबर 1 है। पीसा रैंकिंग्स में वो कंसिस्टेंटली टॉप पर रहते हैं। हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने जब यह स्टडी किया कि आखिर इतना ड्रामेटिक चेंज कैसे आया, तो जो आंसर मिला वो शॉकिंग था। उन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लाई, उन्होंने कोई जीनियस टीचर्स नहीं हायर किए, उन्होंने सिर्फ एक चीज बदली, कल्चर। उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां एफर्ट को सेलिब्रेट किया जाता था, फेलियर को सीखने का हिस्सा माना जाता था और हर बच्चे को यह बिलीव कराया जाता था कि वो ग्रो कर सकता है। बस इतना, और इतने से पूरा देश बदल गया। यही वो आखिरी और सबसे पावरफुल सीक्रेट है जो जीआरइट की पूरी थ्योरी को कंप्लीट करता है। आपने पैशन डेवलप किया, आपने डिलिब्रेट प्रैक्टिस की, आपने पर्पस फाइंड किया, आपने होप को एक वेपन की तरह यूज किया। लेकिन अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जो इन सब चीजों को साइलेंटली क्रश कर रहा है, तो यह सब कितने दिन टिकेगा? यह एक अनकंफर्टेबल सवाल है, लेकिन यह सबसे जरूरी सवाल भी है। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि कल्चर और एनवायरनमेंट ग्रिट को शेप करने में उतना ही रोल प्ले करते हैं जितना कि इंडिविजुअल एफर्ट। हम यह सोचना पसंद करते हैं कि हम अपनी चॉइसेस खुद बनाते हैं, कि हम अपनी डेस्टिनी के मास्टर हैं। और यह सच भी है, लेकिन सिर्फ पार्शियली, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल हमारे ब्रेन को इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि हमें पता भी नहीं चलता। यह इन्फ्लुएंस इतना सटल होता है, इतना स्लो होता है कि जब तक हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग हाई परफॉर्मिंग पीयर्स के साथ रहते हैं वो ऑटोमेटिकली अपना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऊपर उठा लेते हैं बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जो लोग कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी, मीडियोक्रिटी और यह पॉसिबल नहीं है सुनते हैं, उनका ब्रेन धीरे धीरे उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। यह वीकनेस नहीं है, यह ह्यूमन न्यूरोसाइंस है। हमारा ब्रेन सोशल क्रीचर्स की तरह वायर हुआ है। वो अपने एनवायरनमेंट से कंटिन्यूअसली सीखता है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। नेवी सील्स को दुनिया की सबसे इलीट मिलिट्री फोर्स माना जाता है। उनकी ट्रेनिंग, जिसे हेल वीक कहते हैं, इतनी ब्रूटल होती है कि एवरेज 75% कैंडिडेट्स पहले हफ्ते में ही क्विट कर देते हैं। रिसर्चर्स ने जब यह स्टडी किया कि जो लोग कंप्लीट करते हैं उनमें क्या कॉमन है, तो एक पैटर्न बार बार सामने आया। वो अकेले नहीं थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ एक अनस्पोकन बॉन्ड बना लिया था। जब एक थकता था, दूसरा उसे आगे खींचता था। जब एक गिरता था, बाकी उसे उठाते थे। उनकी इंडिविजुअल ग्रिट से ज्यादा पावरफुल था उनका कलेक्टिव कल्चर, वो शेयर्ड बिलीफ कि हम यह कर सकते हैं। एनवायरनमेंट ने वो किया जो कोई इंडिविजुअल एफर्ट नहीं कर सकती थी। एक फैक्ट जो आपको आज रात सोचने पर मजबूर कर देगा। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी में पाया गया कि आपकी एवरेज इनकम आपके 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स की एवरेज इनकम के बराबर होती है। सिर्फ इनकम नहीं, आपकी एम्बिशन, आपकी हैबिट्स, आपका माइंडसेट, आपकी ग्रिट, सब कुछ उन 5 लोगों से डीपली इन्फ्लुएंस्ड होता है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। यह एक स्टैटिस्टिकल रियलिटी है और यह आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने पर फोर्स करती है। आपके वो 5 लोग कौन हैं? क्या वो आपको ऊपर खींचते हैं या नीचे? लेकिन एनवायरनमेंट सिर्फ लोगों तक लिमिटेड नहीं है। ये वो कंटेंट है जो आप कंज्यूम करते हैं, वो कॉन्वर्सेशंस हैं जो आप डेली करते हैं, वो वर्ड्स हैं जो आप खुद से बोलते हैं, वो फिजिकल स्पेस है जहां आप काम करते हैं। ये सब मिलकर एक इनविजिबल कल्चर बनाते हैं जो आपके अंदर की ग्रिट को या तो नर्चर करती है या स्लोली इरोड करती है। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिटी लोग कॉन्शियसली अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं। वो एक्सीडेंट से नहीं, इंटेंशन से चूज करते हैं कि उनके आसपास क्या होगा, कौन होगा और कौन सी एनर्जी होगी।
कोबी ब्रायंट के बारे में एक किस्सा है जो बहुत कम लोगों को पता है। जब वो एनबीए में नए थे, उन्होंने नोटिस किया कि उनके कुछ टीममेट्स प्रैक्टिस के बाद तुरंत घर चले जाते थे। कोबी रुकते थे, घंटों, अकेले। लेकिन एक वक्त के बाद उन्होंने जानबूझकर उन प्लेयर्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू किया जो उनसे भी ज्यादा डेडिकेटेड थे, जो उनसे बेटर थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एवरेज लोगों के साथ रहने से एवरेज हैबिट्स आती हैं और कोबी ब्रायंट एवरेज नहीं बनना चाहते थे। तो अब सवाल यह नहीं है कि आपके अंदर ग्रिट है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आपका एनवायरनमेंट आपकी ग्रिट को सरवाइव करने दे रहा है? क्या आपके आसपास के लोग आपकी पैशन को फ्यूल कर रहे हैं? क्या आपकी डेली कल्चर आपको डिलिब्रेट प्रैक्टिस की तरफ पुश कर रही है? क्या आपका माहौल आपके पर्पस को रिमाइंड करता है? क्या जब आप फेल होते हैं तो आपका एनवायरनमेंट आपको होप देता है या धीरे से यह विस्पर करता है कि छोड़ दो? पैशन, प्रैक्टिस, पर्पस, होप और एनवायरनमेंट, ये पांचों मिलकर एक ऐसी फोर्स बनाते हैं जिसे दुनिया की कोई भी ऑब्स्टिकल परमानेंटली नहीं रोक सकती। एंजेला डकवर्थ ने साल की रिसर्च में यह प्रूव किया कि टैलेंट एक लॉटरी है, लेकिन ग्रिट एक चॉइस है। और आज इस मोमेंट में आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। सवाल सिर्फ यह है, क्या आप चूज करेंगे? क्योंकि दुनिया टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है जो कहीं नहीं पहुंचे, और हिस्ट्री उन लोगों ने बनाई है जो गिरे, टूटे, अकेले हुए, लेकिन रुके नहीं। वो ग्रिटी थे। और अब आप जानते हैं कि ग्रिट क्या है, कहां से आती है और कैसे बिल्ड होती है। बाकी आपके हाथ में है।